Hello students, today our topic is Cascading Style Sheet, that is CSS, and in this lecture we are going to discuss some basic concepts related to CSS. So let's start. स्टूडेंट्स ये फर्स्ट लेक्चर है CSS का, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम ये समझेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट है क्या और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। सो CSS की फुल फॉर्म है बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखिए, वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, HTML के साथ हम जनरली वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए CSS का यूज़ करते हैं, तो क्योंकि CSS में ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसके हेल्प से हम वेब पेज को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, जो HTML में पॉसिबल नहीं है उस लेवल तक। तो हम CSS का यूज़ करते हैं वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज CSS इज अ लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली ये HTML डॉक्यूमेंट्स की स्टाइल को डिस्क्राइब करती है। एंड CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्ले। तो ये बताते हैं कि HTML एलिमेंट्स किस तरीके से डिस्प्ले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, CSS हैंडल्स द लुक एंड फील पार्ट ऑफ द वेब पेज। तो बेसिकली किसी भी वेब पेज का लुक एंड फील पार्ट को रिप्रेजेंट करता है आपका CSS। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को CSS फाइल में स्टोर किया जाता है। एंड यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट, द स्टाइल ऑफ द फॉन्ट, द स्पेसिंग बिटवीन द पैराग्राफ्स, how columns are sized and laid out, how background images or colors are used, layout designs, variation in display for different devices and in sizes as well as variety of others. तो ओवरऑल इसी को हम शॉर्ट में बोलें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट बेसिकली वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या ये हमें बताता है कि पेज का वेब पेज जो है आपका उसका लुक एंड फील कैसा होगा। तो लुक एंड फील को बेहतर बनाने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। फर्स्ट थिंग, एक्सटर्नल और इंटरनल, बेसिकली टू टाइप्स की CSS फाइल्स होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। एक इनलाइन भी है आपका, तो इसके थ्रू हम जैसे टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, स्पेस के पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस को बढ़ा सकते हैं, कॉलम्स को, और कोई तो टेबल है तो उसको देख सकते हैं कॉलम्स किस तरीके से इसमें होंगे, आपके बैकग्राउंड इमेज है, कलर है, ठीक है, लेआउट डिज़ाइंस है, ये सभी हम CSS की हेल्प से कर सकते हैं। ओवरऑल किसी भी देखिए टैग के साथ जो भी आपके हम HTML में एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते थे, और तो उन एट्रीब्यूट्स में कुछ एट्रीब्यूट्स थे जिनको हम जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उतनी वैरायटी नहीं मिलती HTML के अंदर जितनी आपको CSS के अंदर मिल जाती है, इतनी आसानी से हम, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट और बेस फ़ॉन्ट था। अब फ़ॉन्ट और बेस फ़ॉन्ट हम टैग यूज़ करते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट फेस और साइज़ ये सब चेक करने के लिए, लेकिन अभी चूँकि वो HTML5 में सपोर्ट नहीं किए जाते, और उनके साथ ही ब्राउज़र की ये है आपके साथ ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी का भी इशू है, तो फिर हम क्या करें, तो फिर हम जनरली CSS यूज़ करते हैं। तो जहाँ मैंने आपको फ़ॉन्ट और बेस फ़ॉन्ट टैग पढ़ाए थे, मैंने आपको वहाँ CSS के बारे में बताया था। तो इस तरीके से, तो अपनी HTML की अपनी एक लिमिटेशन है, ठीक है, तो वहाँ हम वेब पेज को उस लेवल तक डेकोरेट नहीं कर सकते जिसमें जितना हम CSS में कर सकते हैं, और जितना आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा कॉज है कि हम CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट को यूज़ करते हैं HTML के साथ वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए। तो वेब पेज बेसिकली जब हम CSS के थ्रू डिज़ाइन करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि वेब पेज के लुक एंड फील को हम पहले से बेहतर बना सकें, जो जनरली जितना HTML के थ्रू पॉसिबल नहीं है, और है तो उतना सिंपल नहीं है जितना CSS के थ्रू है। तो आगे देखते हैं। CSS की हेल्प से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज चेंज कर सकते हैं आसानी से, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट की, डिफरेंट ये वर्क हम कर सकते हैं CSS की हेल्प से। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि CSS किस तरीके से वर्क करता है। चलिए देखते हैं। देखिए, वैसे तो हम CSS का जैसे यूज़ किया जाता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, इसका पार्ट ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बता दूँ कि CSS को जनरली जो यूज़ करने का तरीका है वो HTML में भी हम CSS की कोडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग से टैग आता है, स्टाइल टैग। तो इसको हम इंटरनल CSS बोलते हैं, क्योंकि ये HTML की कोड का ही पार्ट होता है, HTML फाइल का ही पार्ट होता है। अलग से हमको CSS फाइल नहीं बनानी होती। अगर हम अलग से कोई CSS फाइल क्रिएट करेंगे तो उसे हम एक्सटर्नल CSS बोलेंगे। तो इसमें इंटरनल CSS में क्या करना है, आपको इसमें स्टाइल टैग का यूज़ करना है। और स्टाइल टैग कहाँ यूज़ करना है, स्टाइल टैग को यूज़ करना है हेड टैग के अंदर, विद इन द बॉडी ऑफ द हेड। तो हेड में आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं HTML के बाद हेड है,
हेड के अंदर हमने लिखा है स्टाइल टैग, इनसाइड हेड स्टाइल टैग है। अब स्टाइल के अंदर आपको क्या करना होता है, अब इसका सिंटैक्स समझ लीजिए थोड़ा सा, कि सबसे पहले तो हम सेलेक्टर को लिखते हैं। सेलेक्टर का मतलब है कि जिस टैग पर भी हम इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहले उसको लिखेंगे। जैसे बॉडी पर करना चाह रहे हैं, बॉडी टैग पर, तो हम लिखेंगे बॉडी, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का साइन, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू ये पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है, और उसकी वैल्यू कोई भी कलर नेम दे सकते हैं, जैसे येलो है तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन, और उसके बाद कॉलन, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम कॉलन के साइन के साथ सेपरेट करेंगे। तो हमने लिखा बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन येलो, एंड देन आफ्टर सेमी कॉलन का साइन, और फिर आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। तो ये इफ़ेक्ट बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा किस पर, ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर बॉडी पर, यानी वेब पेज की जो बॉडी होगी वो आपकी येलो कलर की होगी। आप राइट हैंड साइड में उसका आउटपुट भी देख सकते हैं, बैकग्राउंड जो पेज का है वो येलो कलर का है, वो इसीलिए क्योंकि आपने स्टाइल टैग के अंदर बॉडी पर ये इफेक्ट अप्लाई किया है, प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी और पर अप्लाई करना है, किसी और टैग पर, सपोज़ बॉडी के अंदर आपने एक हेड टैग दे रखा है, H1 दे रखा है, हेडिंग टैग दे रखा है, तो अभी इसको आपको कलर रेड करना है और इसको सेंटर अलाइन करना है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो H1 लिखेंगे, सबसे पहले सेलेक्टर लिखेंगे। सेलेक्टर का मतलब वो टैग जिस पर आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, इस केस में वो H1 है तो हम लिखेंगे H1, देन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट का साइन अगेन। अब कलर के लिए जो प्रॉपर्टी का नाम है वो है कलर, कॉलन लगा के रेड और फिर सेमी कॉलन, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा प्रॉपर्टी, आपको इसमें देखिए याद क्या करना है, आपको याद एक तो सिंटेक्स करना है इसका कि हम अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने का आसान सा तरीका मैंने बताया, स्टाइल टैग के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। स्टाइल टैग के थ्रू जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो स्टाइल टैग में भी पहले आप सेलेक्टर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट का साइन, देन प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉम्बिनेशन कॉलन से सेपरेट होगा, और सभी जितने भी हैं वो सब आपके सेमी कॉलन से सेपरेट किए जाएंगे। क्लियर, तो जैसे इसके अंदर लिख दिया हमने बैकग्राउंड डैश कलर, सॉरी कलर इज इक्वल टू रेड, तो कलर रेड हो जाएगा हेडिंग का। अब इसमें खाली हमें हेडिंग का कलर रेड नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, हमें इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी चाहिए। तो फिर हम टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर लिखेंगे। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट डैश अलाइन। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी होगी, CSS में यही प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी है। सिंटैक्स तो ये आपने देख ही लिया, ये इंटरनल CSS का एग्जाम्पल है, कॉलन का साइन और कॉलन के साइन के बाद वैल्यू, वैल्यू है इसकी सेंटर, और देन आफ्टर सेमी कॉलन। तो सभी प्रॉपर्टी वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है जब आप कंप्लीट कर देंगे इसे, यानी प्रॉपर्टी लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे, देन आफ्टर उसके सेमी कॉलन आपको फाइनली बाद में लगाना है। फिर कर्ली ब्रैकेट का साइन क्लोज कर देंगे, तो ये हेडिंग पर अप्लाई हो गई। इसी तरीके से आप आगे पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो पैराग्राफ पर, तो जिस टैग पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस टैग को इसी तरीके से सेलेक्ट करके उस पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप। राइट हैंड साइड में आप देख ही रहे हैं, इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। हेडिंग इसमें रेड कलर की है, सेंटर अलाइन आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इमेज क्रॉप करके लगाई गई है, तो इसका कुछ पार्ट राइट हैंड साइड वाला क्रॉप होने की वजह से आपको सेंटर अलाइन नहीं लग रहा है। बेसिकली सेंटर अलाइन ही है, ठीक है। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको दिखेगा ये। तो इसमें हमने ये समझा अभी तक एग्जाम्पल में, अभी आगे भी है प्रोग्राम, लेकिन इसमें ये समझा कि हमने कि जैसे अगर हम किसी भी पहली बात तो ये कि आपको CSS फाइल को अलग से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल CSS ने एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि आप अपने विद इन योर HTML कोड आप CSS अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमने इस केस के अंदर भी किया है। तो आगे देखते हैं पैराग्राफ पर टैग पर किस तरीके से अप्लाई किया है। फिर आपने देखा कि पैराग्राफ के लिए हम लिया हमने फ़ॉन्ट फैमिली, पैराग्राफ आपका सेलेक्टर हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी होगी, वैल्यू लिया इसकी वर्धना, और फ़ॉन्ट साइज़ बेसिकली फ़ॉन्ट डैश साइज़ रिप्रेजेंट करता है फ़ॉन्ट के साइज़ के लिए, कि फ़ॉन्ट का साइज़ अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट डैश साइज़। इसकी वैल्यू ले ली मैंने 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल ले लिया। तो यहाँ तक हमने, और फिर इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे पोस्ट। तो अभी इस पैराग्राफ पर भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, पैराग्राफ वर्धना, फ़ॉन्ट फेस वर्धना हो जाएगा और फ़ॉन्ट साइज़ का 20 पिक्सल हो जाएगा। उसके बाद हम स्टाइल टैग को क्लोज़ करेंगे, देन आफ्टर हेड टैग को क्लोज़ करेंगे, ओके। हेड के अंदर था, और बॉडी टैग के अंदर जो भी आपके टैग थे जिस पर आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की वो जनरली मेंशन होंगे ही होंगे, क्योंकि इन पर तो प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो ये तो बॉडी टैग के अंदर डिफाइन होना ही है इनको। तो H1 दे रखा है, P दे रखा है इसके अंदर, ठीक है।
इसे हेडिंग है माई फर्स्ट CSS, पैराग्राफ दे रखा है, दिस इज अ पैराग्राफ। तो जो भी कंटेंट होगा, जो आपने स्टाइल टैग पर इस पर प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, वो प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई हो जाएंगी और आपको रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग शो होगा। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। इसको इंटरनल CSS बोलते हैं, इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ आप अपना समझ लीजिए कि CSS के लिए एक ये भी मेथड है कि आप HTML वेब पेज के अंदर ही CSS की कोडिंग कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका यही है इसका, जो मुझे लगता है। बाकी स्टूडेंट्स का भी यही कहना है, बाकी और भी हैं, एक्सटर्नल CSS भी है और इनलाइन CSS भी है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला मेथड तो यही है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो बात मैंने आपको अभी बताई थी वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है। आपने लिखा सेलेक्टर H1, ठीक है। तो H1 आपका सेलेक्टर है। सेलेक्टर का मतलब वो टैग जिस पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं। ये इसका सिंटैक्स दे रखा है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ऑलरेडी बता दिया है। हालांकि पहले सिंटैक्स बताना चाहिए था फिर प्रोग्राम, लेकिन कोई बात नहीं। आई थिंक अगर प्रोग्राम समझ में आ चुका है तो आपको अब आइडिया हो चुका होगा CSS का सिंटैक्स कैसे है। तो सेलेक्टर है H1 सेलेक्टर है, फिर कर्ली ब्रैकेट का साइन, देन डिक्लेरेशन आपने देखा कलर कॉलन ब्लू दे रखा है, तो कलर है ब्लू कलर। H1 जो हेडिंग होगी अब वो ब्लू कलर की होगी। और देखिए फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल, तो 12 पिक्सल के लिए दे रखा है फ़ॉन्ट डैश साइज़ कॉलन 12 px और फिर सेमी कॉलन। एक बात याद रखिएगा कि जब कर्ली ब्रैकेट्स को हम क्लोज़ करते हैं तो उससे पहले भी सेमी कॉलन आना चाहिए। सेमी कॉलन कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यू हम मेंशन करते हैं तो सेमी कॉलन का साइन इसके बाद लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे आप इसके अंदर देखें कलर कॉलन ब्लू सेमी कॉलन, देन फ़ॉन्ट डैश साइज़ कॉलन 12 पिक्सल सेमी कॉलन, ठीक है। तो अभी आपकी हेडिंग ब्लू कलर की हो जाएगी और फ़ॉन्ट साइज़ का 12 पिक्सल का हो जाएगा। देखिए HTML में लिमिटेशन थी और ये थी कि उसके अंदर हेडिंग आप 6 डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग दे सकते हैं, H1 to H6। लेकिन अगर आप उसका भी कोई साइज़ चेंज करना चाहते हैं, H1 का भी साइज़ चेंज करना चाहते हैं, H2 का भी साइज़ चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको CSS का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने इस केस के अंदर किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। तो ये सिंटैक्स है सेलेक्टर। पहले एक बार फिर से बता देते हैं, कर्ली ब्रैकेट का साइन ओपन कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर देन कलर और ब्लू, ये है प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी है कलर, ब्लू वैल्यू है, दोनों को सेपरेट किया गया कॉलन से, ठीक है। फिर सेमी कॉलन का साइन, फिर कोई और प्रॉपर्टी है तो जैसे यहाँ पर दे रखा है फ़ॉन्ट डैश साइज़, तो प्रॉपर्टी होगी फ़ॉन्ट डैश साइज़ और वैल्यू है इसकी 12 पिक्सल, तो इसको भी कॉलन से सेपरेट करेंगे और फाइनली हम सेमी कॉलन लगा देंगे। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने से पहले सेमी कॉलन लगाने, जितना भी डिक्लेरेशन है सब कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी कलर और फॉन्ट साइज़ अप्लाई की है, और भी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, पर ये जनरली हम जो यूज़ करते हैं जैसे H1 पे यूज़ किया तो ये बताया गया कि इस तरीके से यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए इसमें पैराग्राफ P पर कलर रेड और टेक्स्ट लाइन सेंटर अप्लाई किया गया है, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसे, ठीक है। देख सकते हैं आप P कलर रेड, कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन टेक्स्ट डैश अलाइन सेंटर, तो टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएगा इसमें। ओके आगे देखते हैं तो क्या किया गया इसमें पैराग्राफ के कलर को एग्जाम्पल में रेड कलर का किया गया है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया गया है। ओके अब सर सिलेक्टर की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। सेलेक्टर को भी थोड़ा सा ये देखना है आपको किस तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले CSS के सेलेक्टर की बात करते हैं। तो सेलेक्टर को जनरली अभी हमने एक देखा कि हम एक सेलेक्टर लेते हैं, टैग का नेम लेते हैं, उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के भी एक से ज़्यादा मेथड है, सेलेक्टर को सेलेक्ट करने के एक से ज़्यादा मैकेनिज्म है। पहला है ID के थ्रू। देखिए आप ज़रूरी नहीं है कि टैग का नेम लिखें, आप ID के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ID का यूज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ आपने प्रॉपर्टी लिखा है, जहाँ आपने बॉडी के अंदर यूज़ किया है प्रोग्राम में अपने, तो वहाँ आप टैग को डिफ़ाइन कर दीजिए। जैसे आपने ID पैरामीटर को यूज़ करके लेती है ID इक्वल टू पैरा1 पर्टिकुलर टैग की, तो उसकी ID आपकी पैरा1 हो जाएगी। अब आप उसे पैरा1 के नाम से
थ्रू आउट द प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपको सेलेक्टर का नेम लिखना था वहाँ पर सेलेक्टर का नेम ना लिख के आप लिखिए पैरा1 हैश पैरा1, जैसे आपने लिखे हैं हैश का सिंबल के साथ आप आईडी लिख दीजिए उसकी, जो भी आईडी दी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पैरा1 आईडी है पैराग्राफ की, तो बॉडी के अंदर हम जब पैराग्राफ लिखेंगे तो वहाँ हम लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू पैरा1। तो अब पैरा1 आईडी बन जाएगी पैराग्राफ टैग की। तो हम पैराग्राफ टैग के लिए पी ना लिख के अब वहाँ उसकी आईडी लिखेंगे। तो हम आईडी की, जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम उनको नेम से नहीं अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस लेते हैं रोल नंबर से। सबको एक रोल नंबर अलॉट कर देते हैं। रोल नंबर क्या है? स्टूडेंट की आईडी है। तो 1 2 3 उनके नेम तो नहीं है, उनकी आईडी है। तो उस आईडी के थ्रू वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनकी अटेंडेंस मार्क होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। हम डिफरेंट टैग्स को उनकी आईडी अलॉट कर देते हैं और आईडी अलॉट करने के बाद हम आईडी के थ्रू उन पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था आईडी का। लिखा भी हुआ है द आईडी सेलेक्टर यूजेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। अब देंगे कैसे? इसके लिए एट्रीब्यूट का नाम है आईडी। तो जिस किसी भी टैग पर आप आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करके उसको आईडी प्रोवाइड कराओगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पैराग्राफ का ले दिया तो हम लिखेंगे पी और स्पेस आईडी इक्वल टू जो भी आईडी है, जैसे पैरा1 दे दिए तो पैरा, फिर पी टैग को क्लोज कर देंगे। तो पैराग्राफ की जो आईडी हो जाएगी वो आपकी पैरा1 हो जाएगी। अब पैरा1 के नाम से आप यूज़ करेंगे तो, लेकिन जब यूज़ करेंगे आईडी को तो हैश सिंबल के साथ यूज़ करेंगे। द आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूनिक विद इन अ पेज सो दैट आईडी सेलेक्टर यूज टू सेलेक्ट द वन यूनिक एलिमेंट। एक पेज पर जो आपने एक को आईडी अलॉट की है वो यूनिक होनी चाहिए, वो किसी और की आईडी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम क्लास में रोल नंबर भी देते हैं तो रोल नंबर एक स्टूडेंट को एक जो मिलेगा वो किसी और को अलॉट नहीं होता। सेम आईडी के केस में एक टैग को हमने कोई आईडी प्रोवाइड करा दी तो वो आईडी हम किसी और टैग को प्रोवाइड नहीं कराएंगे। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद स्पेसिफिक आईडी राइट ए हैश करेक्टर फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको हैश का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, फिर जो भी आईडी है वो लिखना पड़ेगा आपको। द आईडी नेम कैन नॉट बी एंड विद अ नंबर, ओके, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। आईडी का जो भी नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। नंबर आ सकता है लेकिन स्टार्ट पोजीशन पर नंबर नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल दे रखा है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं क्लास सेलेक्टर की। द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स विद ए स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट्स। टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद ए स्पेसिफिक क्लास राइट ए पीरियड डॉट कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम। देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी हम क्या काम करना चाहते हैं, इसको ऐसे समझिए, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। सेकंड टाइप है इसका, पहला तो हमने आईडी के थ्रू देखा, सेकंड है क्लास के थ्रू। तो कभी कभी हम डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं, सभी पैराग्राफ से सेम सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आईडी तो जैसे भी आपने आईडी के थ्रू दिया तो आईडी तो आप सबको डिफरेंट दोगे, लेकिन आप सभी पर एक साथ सेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आईडी के थ्रू करोगे, लेकिन 4 टाइम्स आपको कोडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि एक ही बार में हम CSS की सेटिंग इस तरह से अप्लाई कर दें कि वो सभी पैराग्राफ्स पर अप्लाई हो जाए। या मान लीजिए उसमें हेडिंग्स भी हैं, पैराग्राफ्स भी वेब पेज में, तो सभी हेडिंग्स और पैराग्राफ का पर सेम सेटिंग एक साथ अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम क्लास बना लेते हैं। तो ये जितने भी आपके क्लास अप्लाई करने से क्या होगा कि जो भी टैग उस क्लास को बिलोंग करते हैं उन सभी टैग पर सेम प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो उसमें एक तो क्लास का नेम देना ज़रूरी होता है और हमें एलिमेंट्स को बताना पड़ता है किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। तो उसमें आपको यूज़ करने का तरीका ये है कि जहाँ आप सेलेक्टर लिखेंगे ना, वहाँ क्लास का नेम लिखेंगे और क्लास के नेम से पहले डॉट लिखेंगे, ठीक है। तो उससे डॉट क्लास नेम लिखेंगे तो उस क्लास के सभी एलिमेंट्स पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज सेंटर नाम की क्लास है, आपने क्लास बना ली, उस क्लास को डिफरेंट टैग हैं जो उसको बिलोंग करते हैं। आपने जब डॉट सेंटर करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड किया तो उस क्लास से को बिलोंग करने वाले, सेंटर क्लास को बिलोंग करने वाले जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सब सेंटर अलाइन हो जाएंगे और उन सभी का कलर रेड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। सेंटर यहाँ पर क्लास का नेम है, इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने टेक्स्ट अलाइन और कलर। टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू दी है सेंटर और कलर की वैल्यू दे दी रेड। तो जितने भी टैग बिलोंग करते हैं सेंटर क्लास से उन सभी की वो सभी टेक्स्ट अलाइन हो जाएंगे, उनका कलर रेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 पैराग्राफ और 1 हेडिंग सेंटर क्लास को बिलोंग करते हैं तो वो दोनों पैराग्राफ और हेडिंग आपकी सेंटर अलाइन हो जाएगी, साथ ही उसका कलर भी रेड हो जाएगा।
अब मान लीजिए इसमें एक पॉइंट और है, वो ये है कि आपको ऐसा ये काम करना है, आपको ये काम करना है कि आपको पर्टिकुलर क्लास के किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, बाकी पर नहीं करनी है। तो आप उसमें क्या काम कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटर क्लास को जो बिलोंग करते हैं, एक तो पैराग्राफ एक बिलोंग करता है और एक हेडिंग बिलोंग करती है। अब आप पैराग्राफ पर तो सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं पर हेडिंग पर नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या काम करेंगे, फिर आपका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाएगा यहाँ पर आपका। फिर आप लिखेंगे जिस टैग पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं उसका नहीं, मान लीजिए पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे पी डॉट सेंटर। खाली डॉट सेंटर लिखते तो उस क्लास के सभी एलिमेंट पर वो अप्लाई हो जाती सेटिंग। पर अगर आप ये करना चाहते हैं कि किसी एक टैग पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर उस टैग का नाम लिख दीजिए, डॉट लगाइए, फिर सेंटर लिख दीजिए। तो जैसे लिखा पी डॉट सेंटर, तो इस पैराग्राफ सेंटर क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, उस पर ये टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा एडवांटेज है, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसमें क्या हुआ, पी डॉट सेंटर, देखिए इसमें सेंटर क्लास से एक एलिमेंट बिलोंग करता है पी, जो पैराग्राफ है। मान लीजिए इसमें एक पी है और एक हेडिंग है H1। तो आप सिर्फ पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पी डॉट सेंटर, फिर आपने लिखा टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर रेड। तो इसका मतलब हो जाएगा जो पैराग्राफ है वो उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा और कलर उसका रेड हो जाएगा। टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी है यहाँ पर, कलर भी प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी की वैल्यू सेंटर है, कलर की वैल्यू रेड है। तो ये इफेक्ट आपके सिर्फ पैराग्राफ पर ही दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए सेंटर क्लास को कोई हेडिंग भी बिलोंग करती है तो उस पर ये इफेक्ट नहीं आएंगे, यानी इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं होगा, उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी और ना ही उसको कलर इसका रेड होगा। आगे देखते हैं। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया, आप देख सकते हैं, प्रोग्राम को समझ सकते हैं। HTML है, हेड है, ठीक है, फिर आपका स्टाइल है। तो आपने स्टाइल का मतलब है यहाँ पर हम इंटरनल CSS का प्रोग्राम है ये, तो CSS को इंटरनली मीन्स हमने HTML पेज के अंदर ही अप्लाई किया है। तो हम जानते हैं कि जब इस तरीके से प्रोग्राम बनाना होता है, और भी देखिए तरीके हम आगे पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सबसे कॉमन है। तो स्टाइल टैग का यूज़ किया जाता है, स्टाइल टैग को हेड के अंदर डिफाइन किया जाता है। उसके बाद आपने देखा जैसे पी डॉट सेंटर, ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर अप्लाई कर दिया और कलर्स का हमने रेड अप्लाई कर दिया। तो प्रॉपर्टी का नेम है टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन, वैल्यू है इसकी सेंटर, तो सेंटर लिख दिया, सेमी कॉलन का साइन लगाया। फिर प्रॉपर्टी हो जाएगी कलर, तो प्रॉपर्टी का नेम लिखा कलर कॉलन और फिर वैल्यू का नेम रेड और फिर सेमी कॉलन, और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट के साइन को क्लोज कर देंगे। तो अभी ये क्या होगा, सेंटर क्लास के सिर्फ पैराग्राफ पर ये सेटिंग अप्लाई होगी। इट मीन्स उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा, कलर उसका रेड हो जाएगा। और देन आफ्टर स्टाइल टैग को हमने क्लोज कर दिया। स्टाइल टैग को क्लोज करने के बाद हमने हेड को क्लोज कर दिया। तो आप देखिए हेड को क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद बॉडी स्टार्ट होता है आपका। तो बॉडी के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि जो भी टैग होंगे वो इंडिविजुअली हो सकता है वो पर्टिकुलर किसी क्लास को बिलोंग करते हो। जैसे इसमें हम देखें तो हमने लिखा H1 क्लास इज इक्वल टू सेंटर। तो जैसे हम देखिए जब हम ID दे रहे थे, ठीक है, ID में मेंशन करनी थी तो हम क्या लिखते थे, H1 ID इज इक्वल टू पैरा1, इस तरीके से, तो उसकी ID पैरा1 हो जाती थी। लेकिन अगर हम इसे क्लास से रिलेट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, H1 क्लास इज इक्वल टू सेंटर। तो हमने क्लास नाम दे दी, क्लास का नेम क्या है सेंटर, और उसके लिए एट्रीब्यूट का यूज़ किया हमने क्लास। तो ID के लिए हमने ID एट्रीब्यूट यूज़ किया था, उसी तरीके से क्लास के लिए हम क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लास एट्रीब्यूट यूज़ किया है H1 के लिए। तो H1 क्लास इज इक्वल टू सेंटर, तो क्या हो जाएगा, क्लास इसकी सेंटर हो जाएगी। तो अभी क्या होगा, चूँकि ये क्लास सेंटर को तो बिलोंग करता है, लेकिन ऊपर हमने जब हेड के अंदर स्टाइल टैग को यूज़ किया है तो वहाँ पर हमने सिर्फ पैराग्राफ को लिया है, क्योंकि हमने पी डॉट सेंटर लिखा है। इसका मतलब ये है कि सेंटर क्लास के सिर्फ पैराग्राफ टैग पर ही ये सेटिंग अप्लाई होगी, टेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड। और पैरा H1 टैग या किसी और टैग जो क्लास को बिलोंग करते हैं उस पर ये अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है पी डॉट सेंटर। पी डॉट सेंटर का मतलब है कि ये सिर्फ पैराग्राफ आपके सेंटर, ये जो पैराग्राफ सेंटर क्लास को बिलोंग करता है सिर्फ उसी पर ये सेटिंग अप्लाई है, बाकी और किसी पर नहीं है। तो हमने देखा जैसे इसमें लिखा हुआ है H1 क्लास इज इक्वल टू सेंटर, दिस हेडिंग बिलोंग्स विल नॉट बी अफेक्टेड, तो ये हेडिंग अफेक्टेड नहीं होगी। फिर H1 को हमने क्लोज कर दिया। क्लियर है, आगे देखते हैं। फिर देखिए हमने पैराग्राफ पर भी
अप्लाई किया है तो हमने पैराग्राफ की भी क्लास सेंटर डिक्लेयर कर दी, तो हमने लिखा पी क्लास इज इक्वल टू सेंटर, दिस पैराग्राफ विल रेड एंड सेंटर अलाइन। तो ये हमने कंटेंट लिख दिया इसका, कुछ और भी लिख सकते थे, पर हमने बताने के लिए कि ये पैराग्राफ रेड कलर का सेंटर अलाइन है, हमने लिखा दिस पैराग्राफ विल बी रेड एंड सेंटर अलाइन। देन पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया, आफ्टर दैट बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और लास्ट फाइनली HTML को क्लोज करेंगे। तो देखिए हमने क्या समझा इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। आउटकम निकल के आया वो इसका ये निकल के आया है कि एक क्लास को डिफरेंट एलिमेंट्स बिलोंग कर सकते हैं। हम सभी एलिमेंट को सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं क्लास के थ्रू, तो कर सकते हैं। हम डॉट क्लास नेम लिखेंगे सेलेक्टर की जगह, ठीक है। तो वो सब जो भी सेटिंग होगी टेक्स्ट अलाइन या कलर से रिलेटेड, वो सभी जैसे इस केस में भी था तो सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट या टैग पर ही वो सेटिंग अप्लाई हो, तो फिर आप क्या काम करेंगे, फिर आपको ये काम करना है कि आपको डॉट से पहले उस टैग का नेम लिख देना है, ठीक है। तो ये था। जबकि हमने आईडी में क्या समझा था, आईडी में हमने ये समझा था कि जैसे हम क्लास की सेटिंग को अप्लाई कर रहे हैं उसी तरीके से हम आईडी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आईडी का ये है कि सभी एलिमेंट्स की एक अलग यूनिक आईडी होनी चाहिए, आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए। बस वहाँ हमको क्लास की जगह आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, और सेलेक्टर में हमें हैश का सिंबल यूज़ करना है आईडी के साथ। तो ये आईडी के साथ था। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखिए एक आता है इसमें यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर जैसे नेम ही बता रहा है आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर है, तो इसका मतलब सभी टैग पर, बॉडी के अंदर जितने भी टैग आए हैं उस पर आप सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको क्लास मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर टैग को आईडी भी देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बस सेलेक्टर की जगह आप स्टार मार्क कर दी। तो स्टार का मतलब ये होता है कि जितने भी टैग हैं उन सभी पर वो सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। जैसे इस केस में आपने लिखा है स्टार टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है, और कलर ले लिए मान लीजिए ब्लू या रेड जो भी है। तो अभी क्या होगा, ये टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर और कलर इज इक्वल टू ब्लू, ये सभी टैग पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नीचे आप प्रोग्राम में देख सकते हैं, ऊपर सिंटेक्स भी दे रखा, सेम नीचे अप्लाई किया गया है। तो उस बॉडी के अंदर मान लीजिए बॉडी टैग के अंदर 4 हेडिंग हैं और 2 पैराग्राफ्स हैं, तो सभी हेडिंग सेंटर अलाइन हो जाएंगी और सभी हेडिंग ब्लू कलर की हो जाएंगी। उसी तरीके से सभी जितने पैराग्राफ्स आ रहे हैं वो भी सभी टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएंगे और सभी का कलर ब्लू हो जाएगा। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर कहा जाता है। तो यूनिवर्सल सेलेक्ट सभी HTML को सेलेक्ट करता है एक पेज के अंदर। तो हमें जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, सभी पर सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, तो फिर वहाँ हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। देखिए आईडी स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और क्लास अगर हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में सेटिंग अप्लाई करनी है तो फिर वहाँ हम क्लास का यूज़ करते हैं, और अगर हमें सभी पर अप्लाई करना है तो फिर वहाँ पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करने के लिए आपको बस एस्टेरिस्क का साइन मार्क कर देना होता है सेलेक्टर की जगह, तो जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सभी पर सेम इक्वली अप्लाई हो जाती है। स्टूडेंट आज जितना हमने सीखा तो CSS के थ्रू, एक तो हमने CSS का बेसिक सीखा इसमें, और दूसरा ये देखा कि किस तरीके से सेलेक्टर डिफरेंट टाइप से सेलेक्टर को यूज़ किया जा सकता है, आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू। इंडिविजुअल सेलेक्टर तो हम ऑलरेडी यूज़ कर ही चुके थे, यूनिवर्सल सेलेक्टर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। और जो कोडिंग की अभी हमने सभी में वो इंटरनल CSS की, ठीक है ना। तो हमने एक्सटर्नल CSS की बात की, ना ही इनलाइन CSS की बात की, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि और किस तरीके से CSS की फाइल को क्रिएट किया जा सकता है। तो आज का जो वीडियो था वो इंटरनल CSS के बारे में था, तो इसमें हमने इंटरनल CSS के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इन प्रोग्राम्स को जो भी है आपने देखे हैं, एक बार को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।